Hello, good morning everyone. Today I am going to study electric flux. This is the seventh part of from electrospeed. मैं आपको सिक्स पार्ट दे चुका हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मतलब ये हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बात करने के पहले हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में, ठीक है। ये बहुत ही बोर्ड की फोकस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे आती है, बहुत ज्यादा इस पे डेरिवेशंस आते हैं, बहुत ज्यादा इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है, ठीक है। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड की जाती है ड्यू टू द कूलम्ब्स लॉ पे, एंड सेकेंड मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड करेंगे ड्यू टू किस पे, गॉस लॉ पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। गॉस लॉ के पढ़ने के पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। और जितनी इसकी नोट्स वगैरह है नोट्स में पीडीएफ में डाल रखा हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ही मैं पूरी नोट्स दे रखा हूँ। इस चैप्टर का पूरा नोट्स मैं उसी में दे रखा हूँ, वहां से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लेकर चलेंगे हम लोग गॉस लॉ पे, है ना। आज इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। फ्लक्स का मतलब क्या होती है? फ्लो होती है। क्या होती है? फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक के मतलब ये कभी भी आप नहीं समझेंगे कि ये हमारे क्या है, चार्ज है। क्या है? चार्ज है। अगर चार्ज फ्लो बोलोगे, अगर चार्ज फ्लो बोलोगे तो ये क्या हो जाएगी, करंट फाइंड हो जाएगी। जबकि हम करंट नहीं पढ़ रहे हैं, करंट हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब फ्लो करती है तो बोला जाता है कि यह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। कभी भी हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि चार्ज फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फाई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया वैसे। अब जैसे ही आप पढ़ोगे, जैसे ही आप पढ़ोगे मैग्नेटिक के बारे में, तो मैग्नेटिक में यहां पे बात आ जाएगी वी फ्लक्स। तो आपको लगेगा कि दोनों फ्लक्स सेम है, तो यहां पे इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहां E डालेंगे और यहां M डालेंगे। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, राइट। ओके, अब बात करेंगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब फ्लो करती हो उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्या ये डेफिनेशन सही है? अभी हम लोग एक बात करेंगे कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर निकलती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से हमेशा कहां निकलती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करती है, रेडियली इनवर्ड मूव करती है। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बता रहा हूं। जब यहां से जो चार्ज निकल रही है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये लाइन कैसी है सर, ये लाइन जो है हाइपोथेटिकल लाइन। कैसी लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी। क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होती है। अगर आप इमेजिनरी लाइंस को लिए हो तो आप क्या कीजिए, एक इमेजिनरी एरिया ले लीजिए। इमेजिनरी एरिया लीजिए। इमेजिनरी एरिया में अगर इस एरिया को, कांस्टेंट एरिया को थोड़ा सा आप जहां आगे की ओर इंक्रीज करते हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 4। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास कर रही है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। मतलब ये हुआ कि एरिया कांस्टेंट है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज कर रही है। जब हम उसके नजदीक लाएंगे, चार्ज के नजदीक लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेगी इस एरिया में। जैसे जैसे एरिया को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे
वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी, बढ़ जाएगी, एक दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों डिस्टेंस बढ़ती है? क्योंकि यह हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर हम बात करते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि एक दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे है। अगर हम यहाँ पे एक एरिया बनाते हैं, एक एरिया एक प्लेट को लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें पास कर रही है, टोटल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, इस एरिया में पास कर रही है। अगर इस एरिया को, इस प्लेट को हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, इसमें मात्र 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया है। यहां कितना है, 4 है। मुझे क्या देखने को मिला, आराम से समझिए, छोटे छोटे पॉइंट को समझिए। देखने को यह मिला है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, उतना ज्यादा फ्लक्स इंक्रीज करेगा। यहां पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था तो फ्लक्स कितना हो गया, 4 हो गया। यहां पे हमारा कितना था, फ्लक्स 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है, 2 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही है, फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेंशन कीजिएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ की स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, तो हम ये कह सकते हैं ये 1 है, ये 2 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2। बात समझ में आ गई? यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहां पे कम है। इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे ये ज्यादा है, ए के पास ये बी वाली प्लेट है, ए वाली ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ बी के साथ। क्लियर हो गया? तो यहां 2 चीज मेरे को देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, and second one electric flux depends upon area vector। मैं क्या बात कर रहा हूं, एरिया वेक्टर समझिएगा, इस पर हम बात करेंगे। एरिया वेक्टर पहला डिपेंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड था उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। दूसरा डिपेंड किया जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, तो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। 2 चीज पे डिपेंड करेगा। तीसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, अगर हम क्या करते हैं, यहां से एक हमारा यूनिफॉर्म हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जैसे कि आप इस चीज को देख लीजिए, सपोज ये एक एरिया है, ये पाम है, एक क्या है, यह एक एरिया है। ओके, अब इस एरिया को हम क्या करते हैं, यहां पे बात समझना थोड़ा सा। ओके, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये एक एरिया दे रखा है, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएगी, ये तो मैटर नहीं है। ये चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड चारों ओर मूव कर रही है, लेकिन इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया है ये मैटर है। बात समझिए, सिर्फ इसमें से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया है, वही हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गई। लेकिन अगर इस एरिया को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टर्न करते हैं, थोड़ा सा टेंड करते हैं, वर्टिकली से हम हॉरिजॉन्टली करते हैं, तब क्या चेंजिंग होता है। सर यहाँ पे ये एरिया हमारा ऐसा था, अब इस एरिया को इस प्रकार से मूव कर देते हैं, थोड़ा सा झुका दिए हम, तब हमें क्या देखने को मिला कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया इसकी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास कर रही है।
इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बात और भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह थीटा पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? वह थीटा पे डिपेंड करती है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड एरिया वेक्टर। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की एंगल है, उसी को हम बोलेंगे थीटा। क्लियर हो गई तक बात यहां तक क्लियर हो गया आपको? ये समझ में आ गई आपको? अब देखिए तब मुझे क्या रिलेशन क्या मिला है, तब यहां से रिलेशन क्या मिला है इस चीज को समझना होगा आपको। पहले रिलेशन यह मिला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is directly proportional to area vector। अगर हम इस दोनों को अगर कंज्यूम करते हैं तो मेरे पास मैथमेटिकली फॉर्मूला आएगा इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बट यहां बात सोचने की यह है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर करने का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है इसमें। तो सर इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्यों है? क्यों प्रोडक्ट है हमारा? कभी कभी फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी दो वेक्टर अगर हमारा बीच में डॉट के साथ प्रोडक्ट होता हो तो उसे आप 11th में पढ़े होंगे, ए डॉट बी वेक्टर को लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं ए कॉस थीटा? तो क्या फ्लक्स देखिए तो यहां पे आप ये फ्लक्स डिपेंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मैंने बता रखा। ये फ्लक्स डिपेंड किया एरिया पे, मैंने बता रखा। क्या फ्लक्स थीटा पे डिपेंड नहीं किया? दोनों पे डिपेंड किया, तीनों पे डिपेंड किया। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through perpendicular to the plane surface। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब पास कर रहा है, कहां पास कर रहा है? किसी प्लेन सरफेस पे पास कर रही है। लेकिन कैसे पास कर रही है? ये परपेंडिकुलरली पास कर रही है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट की बात करोगे, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्लियर हो जाएगी वहां पे थीटा भी है, जो ये दोनों के बीच की एंगल है। लेकिन जब तक हम लोग एंगल की बात नहीं करेंगे, क्लियर नहीं हो पाएगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कैसा। क्योंकि मैं अभी बात करूंगा एरिया वेक्टर क्या होती है। तो ये फॉर्मूला लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। कभी कभी आप ऐसा देखने को मिलेगा, इट इज द रिलेशन बिटवीन hypothetical lines to the electric fields and area is called electric flux। ये क्वेश्चन आएगी, ये जो रिलेशन है हाइपोथेटिकल लाइंस बिटवीन है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का जो रिलेशन है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए क्या बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पॉइंट बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा? क्या आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। तो अब आ जाइए यहां से, एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर होगा?
हो गया? ओके, जो हम क्या बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, आप ये फॉर्मूला देख लिए। अब देखिए एसआई यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर हो गया आपको? मैंने आपको बात बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जब हम लोग वोल्टेज के टर्म में लेते हैं, पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं, पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं, तो क्या क्लियर होता है? ओके, तो ये आपका एसआई यूनिट में बात कर रहा था न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे केसेस का, अगर हम बात करेंगे वोल्टेज के टर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है वोल्ट पर मीटर। ओके, बट यहां एरिया लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। ये भी आप क्लियर हो गया? अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, तो एम एल टी -3 a -1 हमारा हुआ था किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन हम बात करेंगे किसकी? फ्लक्स की। तो फ्लक्स में क्या लगा है? एरिया। एरिया का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो आप मेरा क्या लिख सकते हैं यहां पे? ml क्यूब t -3 a -1। ये हो गया आपका डायमेंशन। क्लियर हो गया? उसके बाद मेरे को एक बात बताइए, यहां पे देखिए दो वेक्टर जो है डॉट प्रोडक्ट के साथ में है, तो ये कैसी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ये स्केलर क्वांटिटी होगा। जब दो वेक्टर डॉट के साथ होता है तो उसकी प्रोडक्ट क्या बनती है? स्केलर बनती है। तो लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। हो गया? हो गया? इधर साफ करो मैं इसको। चलिए एक बार आप ले लीजिए इसे, वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो, इस चीज को देख लो। ठीक है, हमेशा आप ध्यान ये रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एरिया वेक्टर, नॉट एरिया ओनली, एरिया। अभी बात करेंगे हम लोग एरिया वेक्टर क्या है। ठीक है, बात करेंगे अभी एरिया वेक्टर क्या है। उसके बाद किस पे डिपेंड किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। और उसके बाद किस पे डिपेंड करता है? ये एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना है, जहां आप गौर से सोचिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया आपको? अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किस चीज पे? एरिया वेक्टर पे। एरिया वेक्टर है कैसे? कैसे एरिया वेक्टर है? पहले एक बात करें। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली हमारे पास एक एक्सिस है, एक्स है, वाई है, जेड है। इस एक्सिस पे किसी भी प्लेन पे एक प्लेट को रखेंगे। अगर यहां पर एक प्लेट को रख देते हैं, अब एक बात बताओ, आप यहां पे रखें तो उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन यह है कि कुछ आप एक्स की ओर रखे हैं और कुछ पॉइंट को वाई की ओर रखे हैं। इसका मतलब है एक्स की ओर जो डायरेक्शन है ए है और वाई की ओर जो है बी है। तो आप तभी तो लिखते हो किसी भी रेक्टेंगल के एरिया जो बन जाता है ए क्रॉस बी बनता है, एल इंटू बी बनता है। आप कभी ऐसा लिखे होंगे एल इंटू बी बने? हमेशा आप लिखते हो एल क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आखिर यहां क्रॉस लगाए क्या हुआ? ये वेक्टर हुआ, उसकी डायरेक्शन है, उसकी मैग्नीट्यूड है, तो ये तो कर सकते हैं। अगर यहां पे स्क्वायर रहता तो क्या होता है? ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारी ए भी एरिया वेक्टर है। तो अब इस चीज को, इतनी छोटी चीज
पे हम लोग नहीं बात करेंगे, ये तो आपको मैं समझा क्या कह रहे समझा। एरिया वेक्टर को दो तरह से देखी जाती है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, क्योंकि देखो बुक में क्या है, डायरेक्टली एरिया वेक्टर दे रखा है। अरे यार देखो, मैं बात कर रहा हूं, ये फॉर्मूला आप ऐसे आसान से लिख सकते हो, लेकिन जब तक अगर आप नहीं समझते हो कि एरिया वेक्टर क्या होती है, तो आपको क्लियर नहीं होगा। कहां क्लियर नहीं होगा? गॉस लॉ में क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे ये समझना है, हमारी पहला एरिया जो होता है वो ओपन एरिया होता है, और ओपन एरिया को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल, जो एक्स और वाई प्लेन पे सिर्फ रहता है, मतलब दो ही प्लेन पे रहेगा, कोई जरूरी नहीं एक्स वाई, वाई जेड भी हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई भी हो सकता है, वाई, है ना। अब देखिए दूसरा क्या है, ये हो गया आपको क्लोज्ड एरिया, थ्री डायमेंशनल। अब यहां पे बात समझना, गौर करना, लिखने की पहले यहां देख लो, समझो पहले बात को। ओपन एरिया क्या है, क्लोज एरिया क्या है? ओपन एरिया उस एरिया को कहते हैं, ओपन एरिया, ये लिख लिया, इस चीज को लिख लिए, मैं इसको पहले साफ कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं आपको ओपन एरिया के बारे में, ठीक है। आ जाओ, ओपन एरिया उस एरिया को कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, तो पहला पॉइंट देते हैं ओनली एंड ओनली एरिया। मैं वॉल्यूम की बात ही नहीं करूंगा, ये वाली एरिया में कोई वॉल्यूम ही नहीं है, इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एरिया होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब बोलोगे सर हमेशा वही लगा रहे हो, अरे यार स्क्वायर भी लगा लो बात वही होगी, कोई भी प्लेट लगा लो बात वही होगी, अगर डिस्क लगा लो तो पाई और स्क्वायर वही होगी, लेकिन हेमिस्फीयर और स्फीयर बात यहां पे नहीं होगी, यहां पे क्यूब की बात नहीं होगी, यहां पे सिलेंडर की बात नहीं होगी, यहां पे कोन की बात नहीं होगी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लेट, जैसा देखो ये हमारी पाम है, तो ये क्या है, एक एरिया है, सिर्फ एक एरिया है। लेकिन अगर इसमें हम और प्लेट को ज्वाइन करते हैं, जैसे एक सिक्का है, जैसे देखो एक कॉइन है, ये कॉइन का एरिया आपको पता है पाई और स्क्वायर, एक सर्कल की फॉर्म में है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक कॉइन और रख देंगे, एक कॉइन और रखेंगे, एक कॉइन रखेंगे, एक कॉइन रखेंगे, एक कॉइन रखेंगे, तो क्या होगा, इसके ऊपर तो हमारी आयतन बढ़ती चली जाएगी। अब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब है कुछ इसके ऊपर इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, कुछ हाइट तो जरूर बढ़ेगी, अब एरिया नहीं रहा है, अब ये वॉल्यूम में चेंज हो गया, तभी तो लिखते हैं पाई और स्क्वायर इंच। सिलेंडर किस तरह होता है, एक कॉइन को 10 कॉइन लगा देंगे एक सिलेंडर बन जाएगा उस बेसिस एरिया को। तो हम यहां जो बात कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, ओके। अब देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं एरिया वेक्टर पे, आपको ये पहला कौन सा है, ओपन एरिया है। ओपन एरिया में आपको हमेशा एक ही चीज को फाइंड करके रखना है, किस चीज पे ध्यान रखना है, ओनली और ओनली क्या होगी, एरिया होगा, उसमें वॉल्यूम नहीं होगी। पहली बात क्लियर हो गया। जैसे सपोज हमारे पास ये एरिया है, ये क्या है, एक एरिया है, ओके। अब यहां पे बात जो हो रही है, दूसरी बात मैं कर रहा हूं एरिया वेक्टर का, मैं तो बात तो कर दिया सर एरिया होगा, चलो एक बात और लेता हूं, यहां पे किसके ले रहा हूं, मैं डिस्क ले रहा हूं, किसका ले रहा हूं, डिस्क ले रहा हूं, पॉइंट को ले रहा हूं, इसकी भी एरिया ऐसा है, क्लियर बात समझिए। हमेशा एरिया वेक्टर में बताया हूं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो पास कर रहा है किसी भी एरिया में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस में लिखवाया होगा, उस लाइन को यहां समझना है कि कोई भी प्लेट अगर लेते हैं, कोई भी एरिया लेते हैं, हमेशा एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर तो यहां दोनों हो सकता है, एक बाहर की ओर होगा, एक अंदर की ओर होगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये तो पीछे की ओर मूव कर रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। देखो एक बात समझो, जैसे ये आपकी एक एरिया है, तो इलेक्ट्रिक ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पास कर रही है, ये बाहर निकलेगी, अगर उधर से आ रही है इधर निकलेगी, ऊपर और नीचे इसमें नहीं होता है, हमेशा जो होगा रेडियली आउटवर्ड एंड
इनवर्ड होगा, आगे और पीछे होगा, ये चीज को ध्यान रखना है। और यहां पे एक बात आ गया, तीसरा जो पॉइंट है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड होगा। और क्या मैं बोला हूं, ओनली एरिया होगा। यहां पे पॉजिटिव निगेटिव हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वेक्टर। तो यहां पे देख लीजिए, हमेशा जो प्रीफर करेंगे हम लोग, हमेशा जो बात करेंगे पॉजिटिव की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। एक यहां पे क्या है, डिस्क है। डिस्क आपको क्लास 11th में सेंटर ऑफ मास बताया गया था। जब रोटेशन में एक सर्कल है, एक सर्कल पे जब भी हम लोग परपेंडिकुलर नॉर्मल लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं, तो हमेशा अलोंग द सेंटर से लेते हैं। इसमें भी अगर हम अलोंग द सेंटर से लेते हैं तो सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वेक्टर क्या होगी, बाहर की ओर होगी, और एक क्या होगा, अंदर की ओर होगा। इसका मतलब है एक वेक्टर एक बाहर भी है, एक वेक्टर एक निगेटिव भी है, ये पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? दोनों बात क्लियर हो गया। ओपन एरिया में क्या करना है, हमेशा इसमें एरिया वेक्टर बाहर की ओर अंदर की ओर दोनों होता है। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। दूसरी बात मैं बोला, इसमें ओनली एंड ओनली क्या होगा, एरिया की बात होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। सर एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल पहले यहां पे देख लो, एग्जांपल यहां देख लो, उसके बाद बात करना है। यहां पे एग्जांपल यह है कि आपको एक यूनिफॉर्म यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रही है। क्वेश्चन देख लो पहले। यहां पर हम एक डिस्क को लगाते हैं इस प्रकार से, आप समझना, कंसेप्शन समझना। बीच में एक एरिया डिस्क डालते हैं। बाबू यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की ओर है। अब आपको फाइंड करना है एरिया किधर होगा इसका। अब तुम्हें लगेगा कि सर आप बोले थे कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका मतलब ये सरफेस है, इसकी परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा, यही ना होगा? नहीं, ये नहीं होगा। अरे यार, मैं इस प्रकार से डिस्क रखा हूं, इसके परपेंडिकुलर में क्या निकाला हूं, क्या इसके ये परपेंडिकुलर में ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये हुआ, ये वाली सरफेस है, इसकी परपेंडिकुलर ये हुआ, तो इसमें परपेंडिकुलर एरिया किधर होगा, इधर ही होगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया के बीच की थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। आप निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। ई एरिया ऑफ डिस्क क्या होता है, एरिया ऑफ डिस्क यहां पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितना, 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम 1 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ई पाई आर स्क्वायर। इसी से हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी पे देते हैं कि अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ले रहे हैं, अब क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर देते हैं, इस प्रकार से ऐसा करते हैं। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन इधर है, तो एरिया की डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, लिखा गया यहां पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ई एंड ए के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 90। अब तो ये फॉर्मूला पर फिर लगा दो, फ्लक्स इज इक्वल टू ई पाई स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू कितना, 0। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। जब वह परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाएगा 90 डिग्री के बीच में, 90 बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तब फ्लक्स क्या होगा, 0। तो मैंने यहां से क्या पता किया, एक नोट आप डालिएगा, यहां से, ठीक है। क्या डालिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम का होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम को होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। जब थीटा बराबर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू कितना आएगा, ई इंटू
E इंटू ए आ गया, क्योंकि cos थीटा 0 बराबर क्या 1, ये वैल्यू आ गया। ये कैसी वैल्यू आएगी सर? ये पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। दूसरा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा? जब थीटा 90 होगा। जब थीटा 90 होगा तो फ्लक्सिबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। ये वैल्यू कैसा आ गया सर? 0 फ्लक्स आ गया। कोई फ्लक्स ही नहीं है इसके पास। अगर हम ये बात करते हैं, यहां पे एक बात करेंगे कि अगर इसी चीज को, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पीछे की ओर हो रही है तो टोटल एंगल कितना बना इस प्लेट पे? इस प्लेट सॉरी, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बना? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 cos 180 की वैल्यू कितना होता है? -1। तो -1 यहां पुट करेंगे तो फ्लक्स इक्वल टू आ जाएगा -E इंटू ए इक्वल टू -E। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, 0 भी होगा। 0 कब होगा? जब थीटा हमारा 90 होगी। मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगी। बात क्लियर हो रही है? ये चीज आप ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे क्लोज फिगर वाले पे। देखो ये चीज को आपको क्या करना है? समझना है। ठीक है, लिख लिए आप? लिख लिए? चलिए, अच्छा ये क्वेश्चंस में और देखता हूं सर। यहां पे ऐसा रखे आप तो ये हमारा 0 डिग्री पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल था। पैरेलल था तो हमारा क्या हो गया? ये मैक्सिमम हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो मिनिमम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया क्या है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो मिनिमम हो गया। सर इसके बीच में कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं इसको साफ करूं। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं और हम यहां पे थोड़ा सा इसको टर्न करता हूं, झुका देता हूं इस प्रकार से। अभी तो लिया था सीधा, फिर लिया हम लोग हॉरिजॉन्टल पे, अब थोड़ा सा टेंस करते हैं। और ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री सपोज है। सपोज 60 डिग्री मूव किया हुआ है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो कुछ भी नहीं करना यहां पे E A cos थीटा 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? E A कितना? पाई r स्क्वायर cos 60 वैल्यू कितना? 1/2 कितना हो जाएगा यहां से? E A पाई r स्क्वायर बाई 2। खत्म बात हो गया। उतना सोचना ही नहीं है किसी चीज पे। क्लियर? क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे 3D वाले का। बात करेंगे, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, एक एक चीज को समझिए। ये नहीं समझिएगा तो आप न्यूमेरिकल कैसे बनाइएगा? ठीक है, अभी तक जितना बताया हो, अभी तक नहीं बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक जितना बताया हो, एनसीईआरटी का, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन तक बना दीजिएगा। सारे बच्चे मैं बोल रहा हूं यहां तक बना दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? 3 डायमेंशनल बोले तो क्लोज फिगर के बारे में, क्लोज एरिया के बारे में। ओके, क्लोज एरिया। क्लियर? क्लियर? आ जाइए। ये आपके पास एक एरिया है, क्लोज एरिया है। आपके पास एक सिलेंडर है, ये भी क्लोज एरिया है। आपके पास एक स्फीयर है, ये भी क्लोज एरिया है। क्लोज एरिया कहने का मतलब क्या हो गया? क्या समझ में आया आपको? पहला पॉइंट आया है, इधर आ रही, पहला पॉइंट आया है ओनली वॉल्यूम नॉट एरिया। इसमें एरिया है ही नहीं है, वॉल्यूम की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर बात वही आएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है एरिया वेक्टर ओनली आउटवर्ड
आउटवर्ड मूव करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया इसमें आपको? इसमें यह है कि जैसे ये रूम है, ये रूम में कितनी फेस है? 6 फेस है। 4 फेस तो 4 दीवार हो गया, एक ऊपर एक नीचे हो गया। बात समझ में आ रही है? ओपन एरिया में सपोज हम सिंगल एक दीवार को लेते हैं, तो एक एरिया वेक्टर दीवार के बाहर, एक एरिया वेक्टर दीवार के अंदर। इधर तो कुछ नहीं था, सिंगल प्लेट लिए थे हम, लेकिन क्लोज वाले फिगर में हम सिर्फ और सिर्फ लेंगे एरिया वेक्टर, तो बाहर की ओर लेंगे, अंदर की ओर नहीं लेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों? यहां पे करेंगे एक बाहर की ओर, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर। एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, देखो सिलेंडर अगर ऐसा है तो ये वाली फेस का एरिया बाहर वेक्टर, और ये वाली फेस, अंदर वाली फेस का एक अंदर की ओर वेक्टर, एरिया वेक्टर। अगर हम इस चीज को हम इस प्रकार से मूव करते हैं तो ये वाली, नीचे वाला, और ऊपर की ओर से ऊपर की ओर। अंदर की बात मैं नहीं करता, सिर्फ बाहर की बात कर रहा हूं मैं। अगर स्फीयर की बात करता हूं, सेंटर से एक हम बाहर की ओर लेंगे, एक इसी सेंटर से अंदर की ओर लेंगे। आप किसी बॉल को देखे हो कट करते हुए, उसमें एक स्फीयर बना हुआ होता है, तो 2 बॉल है, एक ऊपर वाली साइड से बाहर की ओर, नीचे वाले से अंदर, बाहर की ओर। अंदर की ओर नहीं लेंगे हम, सिर्फ बाहर की ओर लेंगे। अगर इस पॉइंट से लेना है, इसके परपेंडिकुलर इधर, तो इसके परपेंडिकुलर इधर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया आपको? यही सब क्या है इसकी, है ना? ये आपका क्या है? क्लोज फिगर है। क्या है यह? क्लोज फिगर है। ठीक है, क्लोज फिगर है। पहला बात देख लिए, ओनली वॉल्यूम लेना है, दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तीसरा एरिया ओनली आउटवर्ड। सही क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए। क्लियर? क्लियर? यहां से साफ कर दो इसको। मैं एक क्वेश्चन देखूं, एक क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, एक हमारे पास सिलेंडर है। क्लियर? क्वेश्चन पूछा, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू सिलेंडर। अब तुम ये बताओ, सिलेंडर का जब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा, सोचो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारी फ्लक्स है। इसकी एरिया वेक्टर किधर? इधर की ओर। इसकी एरिया वेक्टर ये वाली सरफेस का इधर की ओर, ये वाली सरफेस का ऊपर की ओर, ये वाली सरफेस का नीचे की ओर। इसका मतलब इसमें 4 एरिया वेक्टर है। तो 4 एरिया वेक्टर है, तो चारों ओर में, चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है। इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब देखो, अगर मैं इसको पहला फिगर लेता हूं, दूसरा इसे मानता हूं, तीसरा इसे मानता हूं, चौथा इसे मानता हूं, हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो कर सकते हैं फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4। समझो समझो समझो। यहां पे ये फ्लक्स 1 क्या हमारे आया? ई ए हमारा क्या है? एक डिस्क है, और डिस्क की एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा कितना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एरिया वेक्टर भी इधर। तो थीटा कितना? 0, तो कॉस 0। बात करेंगे पाई 2 का, तो ई। अब देखो ये हमारा क्या बन गया? लेंथ है, तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एज इनटू कॉस कितना? 90 डिग्री। हम बात करेंगे 3 वाले का, तो क्या हो जाएगा? ई पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा कितना? 0 नहीं, 180 डिग्री। प्लस पाई 4 की बात करेंगे, प्लस ई पाई आर स्क्वायर एच कॉस 90 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है? 90 की मतलब क्या? 0। इसका मतलब क्या? 0। दोनों खत्म।
बाद मेरे पास क्या आया, ई पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा 0, तो कितना वैल्यू होता है 1। अब देखो cos 80 डिग्री 180 डिग्री कितना -1, तो कितना हो जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर। यहां से ये कैंसल, बचा क्या 0। इसका मतलब है क्लोज फिगर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है 0। क्लियर, समझ में आ गया। क्लोज फिगर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 करेगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी उतना उसको अपोज कर दिया, दोनों क्या कर दिया न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होने के बाद 0 हो गया। बात समझ में आई है, मजे में क्लास है, ध्यान रखना आप, है ना। इसके बाद हम लोग अभी सिलेंडर पे बात किए हैं, फिर मैं बात करूंगा स्फीयर पे बात करूंगा कल वाली क्लासेस में, उस पे मैं बताऊंगा कि कैसे क्रॉस लॉ कैसे स्फीयर पे प्रूव होती है। तो इतनी सारी पॉइंट्स को आप हमेशा नोट कीजिए, एक एक पॉइंट को समझिए, नहीं तो आसान से आप फॉर्मूला समझ सकते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मैं बता सकता था, लेकिन इस चीज को बताने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किए, फिर मैंने आपको एरिया की बात किया, फिर दोनों के बीच की एंगल की बात। ओके, थैंक यू। कल हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ पे, गॉसियन सरफेस पे बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।